हम स्टार्ट करते हैं 2015 में हमारे पास है 27 क्वेश्चंस। तो इसमें कुछ इन्वायरमेंट के भी हैं, कुछ छोड़ेंगे भी हम इसमें। विद रेफरेंस टू इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज। अब आईआईपी क्या है? एक इंडेक्स है, आईआईपी बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये इंडस्ट्रीज़ का हाल बताता है। ये कौन निकालता है? इंडस्ट्रीज़ का हाल क्या है, कितना ग्रोथ है किस इंडस्ट्री में, मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात हम करते हैं। ये निकालता है हमारा सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मतलब गवर्नमेंट अपना खुद का एक इंडेक्स बनाया था गवर्नमेंट ने 1950s में, उसका नाम है आईआईपी। अब आईआईपी में 8 मेजर इंडस्ट्रीज़ है जिनको 40% वेटेज दिया गया है। 8 मेजर इंडस्ट्रीज़ है जिनको 40% वेटेज दिया गया है। इनको हम बोलते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज़। 8 कोर इंडस्ट्रीज़। अब 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? 8 कोर है, एक तो कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, स्टील, ये 4 तो है ही हैं। और है नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड क्रूड ऑयल। नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट और क्रूड ऑयल। जिसमें हमारा कोल का वेटेज है 10%, लगभग 10.33% है। इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है हमारा 19.85 या 20% के आसपास है। फर्टिलाइज़र का हमारा है 2.63, सबसे कम यही है। उसके बाद है स्टील का हमारा कितना है? स्टील का है 17.9, मतलब 18% स्टील का है। अब आता है नेचुरल गैस का हमारा कितना है? 6.8% या 7% के आसपास है। रिफाइनरी प्रोडक्ट कितना है? रिफाइनरी प्रोडक्ट है हमारा 30%, लगभग 28 पॉइंट कुछ है, तो 28% के आसपास। क्रूड ऑयल कितना है हमारा? 8.98%। 8.98%। एक और छूट रहा है इसमें, वो क्या है? सीमेंट का हमारा है 6% के आसपास, 5.37 ऐसा कुछ। तो इन चारों में पूछा है, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा वेटेज इलेक्ट्रिसिटी का है जो कि है 19.85%। इतना स्पेसिफिक तो नहीं आता है, लेकिन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो है कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट। फिर हम आ जाते हैं 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज एन ऑटोनमस बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही है, ये ऑटोनमस बॉडी थी इनोवेशन को इंडिया में बढ़ाने के लिए। इट्स इनिशिएटिव इज टू स्ट्रेंथन द हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च द इंडियन प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन कोलैबोरेशन विद द हाईली एडवांस फॉरेन इंस्टीट्यूशन। ये बिल्कुल गलत है। ग्राउंड लेवल रिसर्च इसको प्रमोट करना था, ग्राउंड लेवल रिसर्च प्रमोट करना था। और जो ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स हैं फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनको प्रमोट करना था बेसिकली। मतलब ग्राउंड लेवल पे रिसर्च प्रमोट करना था, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, और उसके थ्रू क्लस्टरिंग कर करके इनोवेशन और इनको वो करके एक वो बनाना था, क्या बोलते हैं, इनोवेशन का बेस बनाना था इंडिया में। तो ये है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का जो वो है, मोटिव है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने शुरू किया था। अब आज के समय में क्या चल रहा है, इसी का एक वर्जन है अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें ग्राउंड लेवल रिसर्च को हम प्रमोट करेंगे, लेकिन वो ट्रेडिशनल नॉलेज वाली की हम नहीं बात कर रहे हैं। बच्चों में वो रिसर्च प्रमोट करना, वो सब करना, अटल टिंकरिंग लैब, वो सब बन रहे हैं आज के समय में। मतलब आपको अगर सक्सेसफुल इकोनॉमी बन रहा है तो आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनोवेशन से ही एंटरप्रेन्योरशिप होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप से ही जॉब क्रिएशन होता है, मनी और वेल्थ क्रिएट होता है किसी भी इकोनॉमी में, चाहे यूएस हो, कहीं भी हो। जैसे सिलिकॉन वैली इसीलिए फेमस होता है क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड लेवल रिसर्च, मतलब वहाँ पे रिसर्च होती है कुल मिला के। विच व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसका क्या आपका वो होगा, क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट क्या होगा? प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट है, प्लांट के पास जब नाइट्रोजन की कमी होगी तभी वो क्या करेगा, किसी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से कांटेक्ट करेगा और उसको अपने साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में लाएगा। लेकिन आप खुद ही नाइट्रोजनियस अगर फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं करेगा प्लांट, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द सॉइल कैन टेक प्लेस। नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से पीएच वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है।
तो इसीलिए एसिडिटी तो बढ़ेगी सॉइल की। लीचिंग ऑफ द नाइट्रेट इन द ग्राउंड वाटर टेक प्लेस, बिल्कुल जब पानी के अंदर फर्टिलाइज़र मिल जाएगा उसके बाद वो लीच हो जाएगा किसमें, ग्राउंड वाटर में, और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाता है इससे। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, तो आंसर आ गया सी। फिर आता है हमारा 13, द फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस। ये क्या है, एमएसपी ऑफ शुगर केन, एमएसपी फॉर शुगर केन। जैसे इसको अलग से रखा गया है शुगर केन के लिए, तो इसको बोलते हैं एफआरपी। कैबिनेट कम्युनिटी ऑफ कैबिनेट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस ये क्या करता है, एक साइंटिफिक बॉडी है जो एक्चुअल में बताती है कि कितना होना चाहिए, एफआरपी या एमएसपी, दोनों यही बताती है। एमएसपी के लिए भी यही काम करते हैं, ये रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करेंगे, किसको रिकमेंड करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये एक्चुअल में अप्रूव करता है कि यही होना चाहिए या कुछ और, क्योंकि सरकार की बहुत ज़्यादा वो होती है ना, क्या बोलते हैं, अगर एमएसपी आगे पीछे हो गया, कुछ भी किसानों ने आंदोलन कर दिया तो सरकार को खतरा होता है, इसीलिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनल से उसी का रहता है एमएसपी में। और साथ ही साथ जो एमएसपी और इन सब में बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, तो इसमें भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहना चाहिए, तो इसीलिए ये है। अप्रूव कौन करता है, यहाँ पूछा रिकमेंड नहीं, इसने पूछा है अप्रूव कौन करता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये क्या करती है, ये रिकमेंड करती है, ये अप्रूव करते हैं। तो आंसर आ गया ये, इसका ध्यान रखना, कई बार वो रिकमेंड भी पूछ लेते हैं, तो उसमें उस केस में आंसर बी हो जाता। अब है हमारा 18th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट यूजिंग कोल एज अ फ्यूल। हाँ, कोल जब यूज़ करते हैं पावर प्लांट में तो कुछ रेसिड्यू रह जाता है, जो मतलब काला काला सा कुछ रेसिड्यू बच जाता है, उसे बोलते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल उसका इस्तेमाल होता है, ये तो आजकल रोड पॉलिसी में भी दिया हुआ है कि रोड बनाने में भी इस्तेमाल करना है इनका। फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन द रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द, और ऊपर से ब्रिक लिंस जितने हैं वो डिमांड भी करते हैं फ्लाई ऐश उन तक दिया जाए। सरकार ने ये भी अभी पॉलिसी बीच में बनाई थी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनसे फ्लाई ऐश निकल रहा है उनको टाइमली वहाँ पहुँचा दिया जाए, क्या बोलते हैं, 200 या 300 किलोमीटर तक अगर पहुँचाएंगे तो बहुत सस्ते दामों पे सब्सिडाइज रेट पे ब्रिक लिंस को मिल जाएगा वो फ्लाई ऐश। मतलब फैसिलिटेट कर रहा था कि वो जितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे आसानी से ब्रिक लिंस तक पहुँच जाए फ्लाई ऐश, ऐसा कोई पॉलिसी बीच में लाई थी सरकार। फ्लाई ऐश कैन बी यूज, तो हाँ ब्रिक बिल्डिंग तो हो गया। फ्लाई ऐश कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ द कंक्रीट, बिल्कुल ये भी यूज़ हो सकता है। फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, नहीं ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें हैं। एंड इसमें मतलब बहुत सारे ट्रेस होते, ट्रेसेस ऑफ लॉट्स ऑफ वो होता है गैसेस, गैसेस इन सेंस स्मॉल एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं। ऐश मतलब राख होता है, वही राख जो हम बोलते थर्मल पावर प्लांट की जो राख है वही है। एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, टॉक्सिक एलिमेंट होता है इसमें बहुत सारे होते हैं, मर्क्यूरी भी मिलेगा और भी टॉक्सिक एलिमेंट सल्फर वल्फर सब मिलता है इसमें, तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा फ्लाई ऐश के लिए, तो 3 तो नहीं होगा, तो 1 और 2 ये आ गया आंसर, फ्लाई ऐश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज़ द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। इससे पहले आपने देखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन निकालता है, ये सब पूछा था इन्होंने। उससे पहले हमने देखा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है, ये 2017 में वाला पूछा है, ये शायद 2014 में पूछा है। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, शायद 2013 में पूछा है। तो इस टाइप से चीज़ें कंटिन्यू आती आई हैं पेपर में, तो इनका ध्यान रखना है, इस टाइप के मेजर रिपोर्ट। लेकिन जो बॉडीज़ हैं वो एक्चुअल में यही है, वर्ल्ड बैंक या फिर ये एडीबी का कोई रिपोर्ट पूछ लेगा, जो इन्होंने ऑप्शन में दिए हैं इनके रिपोर्ट पूछे जा सकते हैं, इनके तो नहीं, कंट्री स्पेसिफिक तो नहीं आएगा। बड़ी बॉडीज़ वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वीपो हो गया, इन सब के पूछे जा सकते हैं, तो उनको हमें पढ़ना है, जब भी न्यूज़ में दिखे तो उसको पढ़ लेना है। फिर अब आते हैं 22, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द SLR बाई 50%, 50 बेसिस पॉइंट मतलब 50.5%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। SLR जो है अगर उसने रिड्यूस कर दिया तो ऑब्वियसली मनी, बैंक के पास जो मनी है, लेंडिंग मनी है, बैंक के पास जो मनी लेंडिंग
करना है वो पैसा बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा उसके पास, तो वो आसानी से लेंड कर सकता है उस पैसे को। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो इंटरेस्ट रेट अभी तक मान लो इंटरेस्ट रेट 5% पे किसी को दे रहा था, उसके पास अब पैसा ज़्यादा आ गया तो वो 4.5 भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि बाकियों के कंपटीशन मेंटेन करने के लिए अगर पैसा ज़्यादा है तो उसकी कमाई ठीक ठाक हो जाएगी वॉल्यूम वाइज, तो इसीलिए वो इस रेट को लोअर कर सकता है अगर एसएलआर थोड़ा सा कम कर दिया जाता है तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ इंक्रीजेज ड्रास्टिकली, तो ड्रास्टिकली तो नहीं होगा। एफआईआई इन्वेस्टर में ब्रिंग अप मोर कैपिटल इन आवर कंट्री, इसका कोई खास डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट्स, इसलिए में लिखा हुआ है तो हाँ एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि जब भी वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ेगा तो उस पर इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं कम किया जाता है। तो ये हो गया। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ये भी गलत है। लिक्विडिटी तो बढ़ रही है, लिक्विडिटी मतलब कितना, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, एक तरह से लिक्विडिटी बढ़ रही है, कितना आसानी से मनी अवेलेबल हो रहा है तो वो बढ़ रही है। इन इंडिया मार्केट इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड बाई एपीएमसी एक्ट, ये तो सबको पता होगा आज के समय में। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़, मतलब ऐसे फार्मर है, फार्मर कहाँ जाके सेल करता है, एपीएमसी मंडी होती है, वो कौन, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, यहाँ पे सेल करता है। ऐसे ही हर स्टेट में बहुत सारी एपीएमसी मंडी होती है, हर हर एक स्टेट के अंदर भी बहुत होती हैं और हर स्टेट में ऐसे हैं। इन सबको कनेक्ट करना और सारे फार्मर को कनेक्ट करना, सारे ट्रेडर्स को कनेक्ट करना, वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ई नैम, जो सरकार ने लॉन्च किया है, ई इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये इसका कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन मार्केट, जैसे मोदी जी चला रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, वैसे वन नेशन वन मार्केट का है। और इससे क्या है, फार्मर के पास बार्गेनिंग पावर भी अच्छी रहेगी, उसको ज़रूरी नहीं होगा एपीएमसी, इसी वाले एपीएमसी में बेचना है। मान लो उसका 50 रुपये का प्रोडक्ट है, ये एपीएमसी उसको ऑफर कर रहा है 30 रुपया और दूसरा उसको 70 करता है, तो 70 में जाके बेच पाएगा आराम से, क्योंकि उसको ऑनलाइन रियल टाइम डाटा उपलब्ध होगा। तो ये एक विज़न है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब लेबर ब्यूरो। सीपीआई हमारा होता है, सीपीआई हमारे कितने हैं, एग्रीकल्चर लेबरर, फिर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई अर्बन रूरल कंबाइंड, ये जो है सीएसओ निकालता है, और एक है रूरल लेबरर, ये सारा लेबर ब्यूरो निकालता है, लेबर ब्यूरो। सीएसओ किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर है, लेबर ब्यूरो वाला। द टर्म एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, पीस क्लॉज अपीयर इन द न्यूज़ इनफ्रिक्वेंटली इन द अफेयर्स ऑफ करंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सबको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के कहाँ पे हुआ था। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स ये होते हैं कि हर देश क्या है, सैनिटरी नॉर्म्स अपने बना के रखता है, एसपीएस बोलते हैं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स, इनको बना के रखता है। जैसे इंडिया से मैंगो आया और मैंगो में क्या निकल गए, कीड़े निकल गए, तो ईयू जो है, जो कि इंपोर्ट कर रहा है, वो उसको रोक सकता है। किस बेसिस पे, एसपीएस बेसिस पे। डब्ल्यूटीए परमिशन देता है, एसपीएस लगा के वो रोक सकता है, लेकिन अनड्यू तरीके से नहीं एसपीएस लगाना है, इसके ऊपर डिबेट चलती रहती है हर बार। पीस क्लॉज क्या है कि अब ये फिर से हम वो 3 बॉक्सेस में आ जाते हैं, ग्रीन ब्लू और एम्बर बॉक्स, ग्रीन ब्लू और एम्बर बॉक्स। ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी से रिलेटेड है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी से क्यों रिलेटेड है कि एम्बर बॉक्स में एक लिमिट है, कितनी लिमिट है, 5% है बड़े देशों के लिए, डेवलप्ड नेशन, और 10% है डेवलपिंग नेशन के लिए। इतनी ही सब्सिडी एक साल में दी जा सकती है। उससे ऊपर किसी प्रोडक्ट पे देते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाता है उसे, कि आप ट्रेड ढंग से नहीं होने दे रहे हो, आप मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हो ताकि बाकी मार्केट वाले फ़ायदा ना उठा सकें या उनको फेयर कंपटीशन नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारा 100 करोड़ का हमारा चावल हुआ, तो हम 10 ही करोड़ का एमएसपी चावल प्रोक्योरमेंट में एमएसपी दे सकते हैं। 100 करोड़ का चावल पूरे इंडिया में पैदा हुआ तो 10 करोड़ पे ही हम एमएसपी दे सकते हैं, क्योंकि 10% हमें अलाउड है। इंडिया में लगभग एमएसपी प्रोक्योरमेंट करते वक्त 12, 13, 15 ऐसे पहुंच जाएगा, मतलब ब्रीच हो जाता है हर बार टारगेट। तो ये ब्रीच होता रहे और बाकी देश फिर इसके खिलाफ केस कर देंगे डब्ल्यूटीओ में। तो इससे बचने के लिए इंडिया ने बोलता हम तो सब्सिडी देंगे ही देंगे, क्योंकि हमारी जनता बहुत ज़्यादा गरीब है और हमें देना ही पड़ेगा, फार्मर काफ़ी गरीब है हमारी तरह। तो यूएस ने एक वो किया था, पीस क्लॉज इंडिया के साथ साइन किया था, इसको प्रमोट किया था, जिसमें इंडिया को अलाउ कर दिया गया था और उन सारे देशों को ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी अलाउ कर दी गई थी, पब्लिक
प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एम्बर बॉक्स सब्सिडी को अलाउ कर दिया था जब तक WTO जो है इसके ऊपर कोई स्पेशल डिस्कशन करके फैसला नहीं लेता है। तो ये पीस क्लॉज उस वक्त न्यूज़ में चल रहा था, ये 2014 में इंडिया ने साइन किया था पीस क्लॉज, तो उससे रिलेटेड है ये पूरा मैटर। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब कितना आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, यही है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी इनटू गोल्ड ऐसा कुछ नहीं है। अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स बाय मार्केट फोर्सेज, ये भी नहीं है। डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट ऑफ करेंसीज इन इंडिया, ये भी नहीं है। तो फ्रीली कितना आसानी से आप रुपये से डॉलर में बदल सकते हो और डॉलर से रुपये में बदल सकते हो। ये इतना आसानी से क्यों नहीं बदलता है, क्यों? क्योंकि आप रुपये से डॉलर इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि जो आदमी रुपये लेगा वो यूज़ कहाँ करेगा रुपये में? रुपये में वो कहीं नहीं यूज़ कर सकता। ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा, जापान एक्सेप्ट नहीं करेगा जल्दी। क्यों? क्योंकि डॉलर की सबसे ज़्यादा पूछ है चारों तरफ दुनिया में, और पूरा ट्रेड जो है डॉलर में होता है पूरे वर्ल्ड में। जैसे इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, वैसे डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन चुकी है दुनिया में। तो इसीलिए सब डॉलर प्रेफर करेंगे, रुपया कोई प्रेफर नहीं करेगा। तो कितना आसानी से कौन सा कन्वर्ट हो जाता है रुपया, उसको बोलते हैं हम कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। कितनी आसानी से रुपये दूसरे करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। अब आते हैं 42। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस स्टैब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। ये तो सबको पता है, प्लानिंग कमीशन जो था वो टॉप डाउन प्लानिंग करता था। एक प्लान बना लेगा 5 साल के लिए और फिर सबका पैसा डिसाइड कर देगा कि 10 रुपये इधर जाएगा, मान लो रोड बनाने में, 10 रुपये ब्रिज बनाने में, और फिर 5 साल तक वही चलता रहेगा, हर साल इतना इतना उसमें जाता रहेगा। अब मान लेते हैं रोड उसने बना दिया जहाँ पे बनाया इस, और फिर मान लो इसने ये भी बोला कि हाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम सब्सिडी देंगे 100 रुपये का, ठीक है। फिर वो बोलता है कि स्टील में हम देंगे 50 रुपये का। लेकिन ऐसा कुछ होता है आगे चल के कि स्टील वालों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, 70 रुपये की सब्सिडी की ज़रूरत है, और वो डिमांड करते रहते हैं। और टेक्सटाइल वालों को कम सब्सिडी की ज़रूरत है, 50 रुपये की। लेकिन रियल टाइम प्लानिंग नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का जो है वो बॉटम अप अप्रोच नहीं है ना, ये टॉप डाउन अप्रोच है। तो इंडस्ट्री की बात कभी तक गवर्नमेंट तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसको रिप्लेस करने के लिए आया नीति आयोग। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्री की बात नहीं पहुंचेगी तो इंडस्ट्री आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और एलपीजी रिफॉर्म के अंदर 1990 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट करें ताकि यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्ट होने से मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा पूरी इकोनॉमी पे और ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें एक ऐसे बॉडी बनानी थी जो प्योरली प्लानिंग पे ध्यान दे सके और बॉटम अप प्लानिंग पे काम करे। तो हमने बनाया नीति आयोग। नीति आयोग में पूरे मेंबर ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं और ये बॉटम अप प्लानिंग करते हैं। मतलब वो स्टेट से मंगाते हैं सारी चीज़ें और जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ पे वो लगाते हैं। जैसे जहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च कर दिया, उन्हें लगा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट इंडिया में ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो उसको हटाने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तुरंत लॉन्च हो गया। तो वो रियल टाइम बेसिस पे काम करते हैं। कोविड आया तो क्या मेजर्स लेने हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने प्लानिंग की। इस तरह से चलता रहता है। तो नीति आयोग जो है ये प्रॉपरली प्लानिंग बॉडी है, और ये 1 साल के भी बनाते हैं प्लान, अपने 3 साल के बनाते हैं, 5 साल के, 7 साल के, 14 साल के। तो इनके पास सारा एक वर्जन पड़ा रहता है। और जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज होती है ये ओवरऑल प्लानिंग भी चेंज करते रहते हैं, मेथड चेंज करते रहते हैं। इसलिए नीति है। नीति मतलब प्लानिंग, संस्कृत वर्ड में प्लानिंग, बट वैसे इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 49। ग्रीन क्लाइमेट फंड उस वक्त न्यूज़ में होगा। ये इट इज़ इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्री अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही, क्लाइमेट चेंज को हटाने के लिए है। इट इज़ फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ UNFCCC। उसके थ्रू फाइनेंस प्रोवाइड करना, तो 2 जो है वो गलत हो गया है। तो आंसर आ गया ये 57। इंडिया इज़ मेंबर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एपेक का मेंबर है, एशियान का मेंबर है, ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। इंडिया किसका मेंबर है इसमें से? मुझे इतना पता है कि एपेक का मेंबर तो नहीं है इंडिया। इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है। इंडिया एशियान में भी नहीं है। तो इंडिया ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन है? एशियान है और बाकी 8 देश हैं। एशियान खुद में कितने हैं? 10 देश हैं। ये कौन कौन से कंट्रीज़ हैं लगभग? ये है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। ये जो इंडिया है इसके इस तरफ जितने कंट्रीज़ आती हैं ये है एशियान में 10 कंट्रीज़। और 8 ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे देश जो हैं एशियन समिट का पार्ट है, ईस्ट एशियन समिट। तो यह आंसर आ गया बी।
एपेक नहीं है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है वो यूएस, कनाडा और ये पैसिफिक रिम कुछ देशों से ये चलाते हैं। मलेशिया भी है इसमें शायद। इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ कुकिंग कोल चाहिए होता है। साल्ट पीटर रॉक फॉस्फेट इंडिया में कोई भी स्टील इंडस्ट्री इनको यूज़ नहीं करती है। कुकिंग कोल चाहिए। वैसे इसके बारे में ज़्यादा आप खुद ही पढ़ना क्या है। वैसे इन टाइप के क्वेश्चनों के आने की प्रोबेबिलिटी लगभग नील है आज का जो पैटर्न चल रहा है उसमें, इसीलिए मैं इस पर कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। अब आ जाते हैं एसिलरेटेड इरिगेशन। इरिगेशन जो है उसको एसिलरेट करना है। प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग 1996 टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंट टू पुअर फार्मर। फार्मर को लोन नहीं दे रहे थे, वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे लोन दे रहे थे, मेजर और माइनर। माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स अगर कोई बना रहे हो आप, गाँव में डैम बन रहा है, कुछ बन रहा है, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में डैम बन रहा है, तो उसमें वो उसको बेनिफिट देंगे। इरिगेशन पोटेंशियल को बढ़ाना है, इसका टारगेट ये था। तो फार्मर को लोन नहीं मिल रहा था इसमें। द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1974-75 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज़ एफिशिएंसी। बिल्कुल कि वाटर की जो एफिशिएंसी है वो यूज़ हो सके प्रॉपरली। अगर 1000 लीटर मान लो किसी कैनाल से पानी जा रहा है, तो वो 1000 लीटर जो है मैक्सिमम फील्ड्स को कवर कर सके, और 1000 का 1000 अगर हम यूटिलाइज़ कर सके तो बहुत ही अच्छा है। और ये करके हम क्या, हमारा कोशिश ये था कि जो है प्रोडक्शन भी बढ़े, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़े, ताकि इरिगेशन होने से ऑब्वियसली एक लैंड की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसलिए इरिगेशन एफिशिएंसी आने से हमारा जो है टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। यही हमारा टारगेट था। तो इसका आंसर आ गया बी। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसने GEAC लगाया। GEAC का टारगेट क्या है कि मैन्युफैक्चर, यूज़, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारा डील करता है किससे रिलेटेड, GM क्रॉप से रिलेटेड। तो ये GEAC एक कमेटी है। इसने आज तक एक ही चीज़ अप्रूव की है, BT कॉटन का कल्टीवेशन, और बाकी ये प्रोडक्ट्स को भी अप्रूव करता है। हालांकि इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, इसके बावजूद इंडिया में लगभग 23% जो प्रोडक्ट हैं उनमें GM कंटेंट किसी न किसी फॉर्म में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ये किस एक्ट के थ्रू भी काम करता है ना, ये किस एक्ट के अंदर है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, हाँ इसके अंदर ही बना है, EPA 1986, ये बताना भूल गया मैं। ठीक है, फिर आते हैं बेसल 3 नॉर्म, जिसका मैंने बताया भी था इससे पहले, आगे की वीडियोस में भी अच्छे से समझाया हुआ, पीछे वाली वीडियोस में भी है। बेसल 3 नॉर्म क्या था। बेसल 3 नॉर्म था बैंक से रिलेटेड, टू इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद द फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट। 2008 का क्राइसिस आया, उसके बाद बहुत सारे बैंक डूबे थे US में। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में सब लोग मिले, और वहाँ बेसल सिटी में ये डिसाइड किया गया कि कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ कैपिटल, अब जितना भी वो रिस्क दे रहे हैं, जितना भी आप लोन दे रहे हो, उसका कुछ कैपिटल आपको हमेशा रखना चाहिए। तो उसको बोला CAR, और CAR कितना है, इंडिया का निकला था, इंडिया का कितना निकला था, इंडिया का निकला था 9%, कि 9% कैपिटल आपको रखना चाहिए इंडियन बैंक को। तो RBI ने भी 9% सेम टू सेम बैंक को बोला कि 9% आप रखिए, सारे कैपिटल ये सब रखिए, और साथ ही साथ ये भी बोला कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी 2.5 का रखिए, कि जब आप जो है अच्छे फेज़ में हैं तो उतना पैसा बचा लीजिए, ताकि जो लो फेज़ है उसको आसानी से निकला जा सके। तो ये है आंसर, इसका है B। बाकी सब में तो कुछ और है, ग्रीन हाउस गैस, नेशनल स्ट्रेटजीज ऑफ कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आंसर हमारा है B। 67 इंडियन ओशन, ये अपने आप कर लेना, रिम एसोसिएशन और इस टाइप की चीज़ें जो है, ये डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है इकोनॉमी से। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट ऑफ रियल GDP हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, द GDP एट मार्केट प्राइस या नॉमिनल GDP हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अब देखते हैं रियल GDP क्या होता है। रियल कोई भी चीज़ बोल देते हैं तो नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, ठीक है, ये होता है रियल GDP। अब इंडिया का GDP का हालत हम देख लेते हैं, मतलब एक मैं इलस्ट्रेशन, हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन है। इंडिया का GDP एक समय से 100 मान लेते हैं, फिर वो हो गया 105 हो गया अगले साल, ठीक है। अब रियल उस वक्त इन्फ्लेशन था हमारे पास, मान लेते हैं 1, तो हमारा रियल GDP कितना आ गया, रियल GDP आ गया 99, मतलब 99 रुपये की हमारी कमाई थी। लेकिन फिर ये इन्फ्लेशन हो जाता है 14,
या 15% हो जाता है। ठीक, अब हमारी असली कमाई कितनी है, 90 रुपया। एक में हमारी 99 है, एक में 90 है। डिस्पाइट जो है नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट मार्केट प्राइस बढ़ रहा है हर साल। यही सेम सिचुएशन इंडिया के साथ 2006 और 8 के समय हुई है। 2008 तो इंडिया की जीडीपी मान लेते हैं, ये फर्स्ट केस है 99। उसके बाद भी 2008 में क्राइसिस आया, सब कुछ ठप पड़ गया, इंडिया की रियल जीडीपी ड्रॉप हो गई। रियल जीडीपी जो है यहाँ पे कम हो गई थी हमारी, लेकिन नॉमिनल जीडीपी फिर भी ज़्यादा दिख रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था उस वक्त। तो ये एक पूरा सिनारियो है, तो इसीलिए उसने ये क्वेश्चन भी पूछा है। द रेट ऑफ द रियल जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। बिल्कुल गलत हो जाता है। और सेकंड वाला सही है कि नॉमिनल या मार्केट प्राइस पे हमारा जीडीपी बढ़ता रहा है। तो सेकंड सही है, पहला गलत है। अब 86 देते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आरबीआई यूज़ करती है और मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो। ये सारी चीज़ें जो है इसमें है। और पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू से रिलेशन टोटल है, ये है फिस्कल पॉलिसी, जो कि सरकार बनाती है। सरकार तय करती है कि कितना आएगा, कितना इंपोर्ट ड्यूटी होगी, कस्टम ड्यूटी कितना होगी, कितना उधार लेंगे और कहाँ से लेंगे, कितना जी से हम इशू करके कितना उधार लेना है हमें। तो ये सारा डेप्ट वेप्ट और रेवेन्यू वेन्यू जो है वो टोटल गवर्नमेंट के खाते में आता है। डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सिंग वैक्सिंग और अपने जो बजट पेश करती है उसके थ्रू ये मैनिपुलेट करती है। जो रिजर्व बैंक है वो ओएमओ करता है, बैंक रेट निकालता है, रेपो रेट और सीआरआर करता है। उसके ज़रिए मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मनी सप्लाई को मैनेज करता है। With reference to inflation in India, which of the following statement is correct? Controlling the inflation in India is the responsibility of Government of India. आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्ट की, मतलब हम इमीडिएट सेंस में ही बात करते हैं हमेशा जब भी देखते हैं। डायरेक्टली क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। डायरेक्टली क्या है, उसी को ही टिक मारना है प्रीलिम्स में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये भी गलत हो गया, उसका रोल है, प्राइमरी रोल उसी का है काफ़ी हद तक। वैसे इन्फ्लेशन में दोनों फिजिकल पॉलिसी और गवर्नमेंट दोनों का रोल आता है। मॉनेटरी मतलब फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट प्लस मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। लेकिन इसमें डायरेक्ट देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। डिक्रीज मनी सप्लाई हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। बिल्कुल, मनी सर्कुलेशन कम होता है तो डिमांड साइड जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगी कभी भी। तो जब सबके पास पैसा ही कम हो गया तो हर आदमी अब डिमांड नहीं करेगा मेरे को 10 किलो प्याज लेनी है एक टाइम पे, फिर वो 1 किलो में ही काम चलाएगा। तो ये बात वो कर रहा है। इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। बिल्कुल नहीं, जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा उतना ज़्यादा वो डिमांड करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। और जब डिमांड होती है, अगर एक ही चीज़ को 10 आदमी डिमांड करने लगे तो उनमें से एक आदमी 10 दे रहा है तो दूसरा 12 देने को तैयार है, तीसरा 15 देने को तैयार है। तो इन्फ्लेशन वही है जो बढ़ रही है वैल्यू। तो हमारा इसलिए डिक्रीज मनी सप्लाई आंसर आ गया सी। 90 द सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लाउ। स्टील फॉर वुडन प्लाउ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। कैपिटल चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ हमने अपना कैपिटल जो है, पहले जो हमारा प्लाव था जो कि वुडन था वो अब स्टील का कर लिया है हमने। तो कैपिटल को ऑगमेंट कर लिया है या एनहेंस कर लिया है विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। विद रेफरेंस टू बायोटाइलेट एज इन इंडिया, ये नहीं करवाऊँगा। द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज़ रिलेटेड टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्या है? लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है आपको। मतलब आप इंटरनेशनल मार्केट में रुपया लेकर जा रहे हो, कोई आपका रुपया नहीं। आप, मैं, इंडिया है ये यूएसए है, अब हमें ख़रीदना है यहाँ से ऑयल, ऑयल लेना है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं इसको? रुपया है। लोग यहाँ मना कर दे रहे हैं हमें रुपये लेना ही नहीं है। हम इनको दे रहे हैं मान लो रूबल, तो वो रूबल भी नहीं लेना चाह रहे हैं कि रशिया बैन है हम नहीं लेंगे भाई, रूबल भी नहीं ले रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसीज हमें चाहिए होंगी जो यूजली एक्सेप्टेबल है मार्केट में। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की एब्सेंस का मतलब ही यही होता है कि कोई आपका जो आपके पास जो भी करेंसी है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहा अगला पार्टी। तो अगर वो अदर हार्ड करेंसीज है या डॉलर है, डॉलर तो एक यूनिवर्सल बन चुका है, टोटल दुनिया में यूनिवर्सल करेंसी बन चुका है, तो ये तो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। हार्ड करेंसीज वो होंगे जैसे युआन हो गया चाइना का, ये भी सबसे ज़्यादा ट्रेडेड करेंसी है। येन हो गया जापान का,
या पाउंड हो गया, यूरो हो गया, इस टाइप की करेंसीज चाहिए होंगे आपको ट्रेड करने के लिए। ये ना होने का मतलब है आपके पास इंटरनेशनल लेवल पे लिक्विडिटी नहीं है, आप आसानी से अपनी पैसे को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। लिक्विडिटी का मतलब यही है यहाँ पे। देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट इन द बजट ईयर आफ्टर ईयर, मतलब आपकी उधारी जो है बढ़ती जा रही है। डेफिसिट का मतलब है आप उधार बहुत ले रहे हो, खर्चा आपका इतना है कि आपको उधार लेना पड़ रहा है। बोरोइंग इंक्रीज हो गई ईयर आफ्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन टू रिड्यूस द डेफिसिट। अब आपको अपनी बोरोइंग को कम करना है, तो आपको अपने क्या करना पड़ेगा, इनकम को बढ़ाओ। जो आप उधार मांग रहे हो उसके लिए आप अपनी इनकम बढ़ाओ और एक्सपेंडिचर को कम करो, यही तो करना है, यही लॉजिकल स्टेप होगा। रिड्यूस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल इस टाइप के खर्चे कम करो। तो ये आ गया फर्स्ट वाला। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, इससे तो खर्चा बढ़ेगा, तो ये नहीं हो सकता। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़, बिल्कुल सब्सिडी अगर आप 10 रुपये दे रहे थे तो 5 रुपये करो, ऐसा कोई स्कीम निकाल के कि जो जिनको इंटेंडेड है सिर्फ वहीं तक पहुँचे हो, तो ये भी होगा। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज़, हाँ ये भी होगा, क्योंकि इंडस्ट्री के एक्सपेंड होने से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, तो आपके पास इनकम का स्रोत बढ़ेगा। तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 यही होना चाहिए इसमें। अब वैसे तो 4 होना चाहिए, लेकिन मैंने भी यहाँ पे एक गलती कर दी, मैंने इनडायरेक्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया कि इनडायरेक्टली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री से इनकम आपकी बढ़ेगी, लेकिन ये काफ़ी दूर फार फेस्ट थॉट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपके एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री से आपकी इनकम भी बढ़े स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ है। तो वैसे 1, 3 एंड 4 होना चाहिए था, बट 1, 3 एंड 4 नहीं है, और 2 तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये तो निकाल दिया हमने। और 1, 3 एंड 1 3 एंड 4 हमारा आंसर है 1, 3 एंड 4, तो हम जाएंगे ए के साथ। अब आते हैं 100, विद रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बिल्कुल सही। इट इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये भी सही है। ये कहाँ पे लोन देती है, ये आपको ये लोन देती है फाइनेंशियल, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़, या उनके बनाने में या उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा, जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर देगा। पब्लिक लिमिटेड है तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट के अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अंदर ये बनाया गया था। उस वक्त था, उस वक्त ज़रूरत थी तब बना था। तो ये हो गया हमारा 2015।